सोच का और प्रशासनिक गुलामी का और कोई उदाहरण सारी दुनिया में आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के इतिहास का गाल डालिए, खासतौर से उच्चतम। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। तो बात ग्राम स्वराज की हो, इससे पहले कानून को लागू करने की परिस्थितियां पैदा करने की शुरुआत हो चुकी थी। इस सिलसिले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कुछ सरकार के ही बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे, कुछ एफसीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जरिए समझिए। दोस्तों नमस्कार। प्रसून जी के पास आपको समझाने के लिए बहुत सारे डाटा फाइनेंस के टेक्निकल हैं, परंतु किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसकी परिस्थिति को पहले से पूर्वानुमानित कर उसे सही समय पर घटित करना होता है। दोस्तों, देश को बेचना किसी के लिए भी एक घटना हो सकती है, लेकिन डकैती गांव के किसी मजलूम बेबस बेचारे की हो या किसी समृद्ध व्यक्ति की हो या किसी व्यापारी की हो, बैंक की हो या राष्ट्र की हो, डकैती सिर्फ संपत्तियों की होती, नकदी की होती, कीमती संपत्तियों की। डकैती पूर्व नियोजित तरीके से की जाती है, पूर्व नियोजित समय पर की जाती है, पूर्व नियोजित टीम के द्वारा की जाती है। दोस्तों, गांव की डकैती रात के अंधेरे में, संस्थान की डकैती कानून के रखवालों के अंधेरे में, लेकिन किसी राष्ट्र की डकैती कानून के अंधेरे में होती है। 3 किसान बिल, डलहौजी हड़पनी, वो कानूनी अंधेरा जिसमें किसान की आमदनी और उसकी जमीन पर अदानी अंबानी का कब्जा सुनिश्चित, यही है इस रिश्ते की कड़वी खूट और मोदी जी की पहली शर्त, जो देश को पीना पड़ेगा या नहीं यह देश तय करेगा। दोस्तों, कुछ भी सार्थक आपको पहुंचा पाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, मैं YSB के इसकी इकोनॉमी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देने वाला, जिसको समर्थन मूल्य में पाने का भी अधिकार नहीं है, वो 70% इकोनॉमी का हिस्सेदार है। माने 30% इकोनॉमी इस महान नरेंद्र मोदी जी की पूरी कारपोरेट टीम संभाल नहीं पाती है ठीक से, और जीडीपी माइनस में चली जाती है। जैसे उस जीडीपी में से 48% जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन किसानों की, जिन्हें समर्थन मूल्य पाने का भी हक नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि पढ़ी लिखी आबादी को भी ये बात नहीं पता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। सृष्टि समस्या और समाधान के समुच्चय से भरी पड़ी है। हृदय की जो पवित्रता, पुराण हो या बाइबल, गीता हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर जगह इस सृष्टि का, संपूर्ण संसार की सृष्टि में ईश्वर का सबसे पवित्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हर प्राणी के हृदय को ही माना जाता है। सभी धर्म ग्रंथ ये मानते हैं कि हृदय ही ईश्वर का सबसे पवित्र गर्भगृह है। संसार की सबसे बड़ी समस्या की जड़ ईंट पत्थर से बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च ही क्यों? ये क्यों? नमस्कार दोस्तों, देश की जो आजादी थी वो खून से लथपथ शहादतों के ढेर पर थी। आजादी के बाद गांधी का सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, जवाहरलाल नेहरू का भी दिखावटी सपना भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। जवाहरलाल नेहरू सोचते थे भारत विकसित राष्ट्र पूंजीपतियों के सहयोग से ही बन सकता है और शहरों के निर्माण से बन सकता है। तो उन्होंने पहले शहरों का, अपने विकसित सोच वाले लोगों का, अमीरों के लिए रहने की जो कॉलोनियाँ बनाई उसे शहर कहा। अमीरों की कॉलोनियों से, उनके विकास से गांव का विकास सुनिश्चित करने का रास्ता नेहरू का था। लेकिन गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के विकसित राष्ट्र के स्वराज का सपना गांव स्वराज था, यानी भारत स्वराज का जो अधिकार था, उनके मौलिक अधिकारों
उनके सामरिक अधिकारों, उनके सामाजिक दायित्वों का व्यवसायीकरण और उनकी सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उनके जीवन दिनचर्या के मूल्यों की रक्षा, उनमें आत्मसम्मान को सुरक्षित करना ग्राम स्वराज से ही संभव था। कारण था शिक्षा के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप करना, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे रोड कॉलोनियों का निर्माण करना, रिहायशी जीवन बेहतर बनाने के लिए गांव को कॉलोनियों की तरह विकसित करना, उनके लिए उनके स्टोर्स जो है, जो रॉ मटेरियल्स थे, जो किसानों के प्रोडक्ट्स थे, उनके लिए पब्लिक होल्ड सेंटर बनाना, पब्लिक मार्केट बनाना, पब्लिक स्टोरेज बनाना, ये सब ग्राम स्वराज का हिस्सा था, जिसको आज मंडियों की जंग कही जा रही है। ये मंडियाँ बहुत बड़े आसमान से टपका हुआ कोई पुतला नहीं है, ख्वाब नहीं है, ये व्यवहारिक हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। ज़मीन से जुड़े लोगों को ज़मीन से जुड़ी हुई कड़ियों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिजनेस का हर यूनिट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के भी कुछ काम अच्छे नहीं हो सकते, बिना मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बिना एजुकेशन सिस्टम, बिना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बेहतर समाज का निर्माण असंभव होगा। तो ये जिम्मेदारी अब फिर से एक बार किसानों के हाथ आ गई है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का जज पब्लिक ओपिनियन को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से डिलीवर करता है, खुद अपने पब्लिक ओपिनियन के पीछे हाइपोथाइज करना होता है, हिप्नोटाइज करना होता है और पब्लिक ओपिनियन को फिर डाइवर्ट करके पब्लिक हैरेसमेंट का भी मकसद होता है। सामाजिक अन्याय को सुनिश्चित करना भी एक उद्देश्य होता है। क्या भारत और भारत की जनता इस सामाजिक अन्याय के उद्देश्य को इंस्टीट्यूशन के नाम पर पूरा होने देगी? क्या होने देना भी ये भारतीय अस्मिता के अनुकूल होगा? उन पूर्वजों की शहादतों का सम्मान होगा? गुरु गोविंद सिंह के उन अपने बच्चों की शहादतें जो उन्होंने दी, अपने पूरे परिवार की शहादतें दी, उन शहादतों को आप सैल्यूट कर पाएंगे? ये तभी संभव है जब गांव के लोग न्याय, सत्य, अहिंसा का मार्ग अपना करके अपने ग्राम स्वराज के माध्यम से अपने न्यायिक प्रधान का निर्माण करेंगे। गांव का हर व्यक्ति, गांव का, समाज का जब तक अपने ग्राम प्रधान का न्यायिक प्रधान के रूप में, अपने ब्लॉक प्रमुख का न्यायिक संरक्षक के रूप में, अपने महाप्रधान का एक न्यायिक संरक्षक के रूप में, अपने विधायक का न्यायिक सपोर्टर के रूप में, सहयोगी के रूप में, न्यायालय के रूप में, न्यायाधीश की जिम्मेदारियां निभाने के रूप में, अपने सांसद को न्यायिक संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा, उसकी गारंटी नहीं बनाएगा, उनसे गारंटी नहीं लेगा, तब तक ये भारत का स्वराज वापस नहीं आने वाला। ये गुलामों के हाथ में हम गुलाम रहेंगे। हमारे यहां जो बेरोजगारी दर जो लगभग 10% से ऊपर हो चली है, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश का बंटाधार या इस देश की कंगाली की स्थिति को लेकर क्यों हम लोग भीतर से बेचैन हैं, और इस देश के एग्रीकल्चर को भी सरकार क्यों उस मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहती है जिस मार्केट इकोनॉमी पर कब्जा इस देश के कॉरपोरेट और पैसे वालों का है। जबकि सच यह है, इस देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी फेलियर दर फेलियर इस तर्ज पर होती चली गई है कि यहां की बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई, यहां के इंडस्ट्रीज नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, लेकिन एग्रीकल्चर पॉजिटिव रहा क्योंकि वह सरकार के कानून के तहत बाजार इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बना था, और पहली बार 3 कानून के जरिए उसको हिस्सा बनाने की स्थिति में सरकार आ चुकी है।